मित्रों, पंडित हीराचंद जोशी का मानना है कि पढ़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जिन साहित्यकारों को अध्ययन में अपने चुना, बड़ी गंभीरता और व्यापकता से उसका अध्ययन किया। देखिए, रविन्द्रनाथ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह के अपने नवीनतम अस्त्रों से उन विरोधियों के नए तर्कों की नींव को ही ढाने के प्रयास में निरंतर भीष्म पितामह की तरह जुटे हुए थे। प्राय प्रत्येक पत्रिका में रविन्द्र के उन आक्रमणों के सटीक नमूने मुझे मिलते रहे थे। उन दिनों महाकवि के व्यक्तित्व का ऐसा विकट मूल चल रहा था कि वह शरतचंद्र के प्रति भी खड़गहस्त हो उठे थे और औचित्य नौचित्य का तनिक भी ध्यान न रख के जैसे अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई पूरे जोश खरोश के साथ लड़ रहे थे। लगता था जैसे एवरीथिंग इज फेयर एंड इन लव एंड वार की रणनीति के पुजारी हैं। उनकी इस रणनीति के फलस्वरूप बंगाल के तरुण साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा प्रभावी दल बहुत बिगड़ उठा, जैसे उनके प्राण लेने पर ही तुल उठा हो। पर इस भीष्म पितामह रविन्द्र की महाशयता की ओर ध्यान दीजिए कि उन्होंने उसी युग में लिखे अपने एक उपन्यास शेषेर कविता अर्थात अंतिम कविता में जिस नायक की कथा लिखी है वह स्वयं एक कवि है जो प्रारंभ से अंत तक रविन्द्रनाथ की कविता का विरोधी है और उनकी हर बात का खंडन अपनी सारी शक्ति से लगाकर करता है। वह नायक अपने युग के तरुण साहित्यकारों का बहुमान्य नेता है और बात बात में कवि गोष्ठियों में भाषण करता है और भाग लेता है और कहता है कि निवारण चक्रवर्ती के नाम से दूसरा महान कवि पैदा हो गया है जो रविन्द्रनाथ को नेस्तनाबूद कर देगा। इस तरुण कवि नायक के मुंह से और लेखनी से रविन्द्र विरोधी जो तथ्य समय समय पर निकलते रहे हैं, जो स्वयं रविन्द्र द्वारा लिखे गए होने पर भी पाठक को बहुत प्रभावित करते हैं और वह विश्वास दिलाने में समर्थ होते हैं कि रविन्द्र की कविताएं सचमुच में निवारण चक्रवर्ती की कविताओं से घटिया हैं। बंधी शिक्षा पूर्ण करने पर मन में एक बंधन मुक्त का सा भाव मन में छाने लगा। लगता था एक बहुत बड़ा बोझ मेरे मन को जकड़े था, वो उतर गया और उस महाबोझ के उतरने से एक अनंत अवकाश का सा आभास मन को हुआ, जो एहसास मेरे छोटे से मन में समा नहीं पा रहा था। जीवन और जगत का एक अंतहीन विस्तार जैसे पहली बार ओर छोड़ रहित आनंद के महासागर की तरह मेरे आगे लहराने लगा था। आनंद का यह महासागर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को समेट कर अपने साथ समग्र रूप में मेरे नन्हे से अनुभव अपरिचित थर थर कांपते हृदय को जैसे चिर परिचित सा लग रहा था। अपनी पुलक प्रकंपित आनंद लहरियों के हल्के थपेड़ों में गुदगुदाता हुआ भावी जीवन की महायात्रा के संबंध में जैसे मेरा उत्साह बढ़ रहा है और अभय दान दे रहा था। मैं भूमा के उस वरदान से आशक्त होता हुआ भावी जीवन की कोई योजना नहीं बना पा रहा था। पूरे झंझटों से छुट्टी पाकर मैंने पिताजी और बड़े भाई डॉक्टर हेमचंद जोशी द्वारा संग्रहित एक अनियोजित पुस्तकालय संग्रह से मनमाने ढंग से पुस्तकें निकालता हुआ बिना किसी लक्ष्य के एक एक पुस्तक निकाल कर बड़े आनंद से पढ़ता चला जाता था। कोई लक्ष्य निर्धारित करके किसी पुस्तक को पढ़ने में उस पुस्तक का सुख भी नहीं हो पाता जो निर्देश भाव से उसे पढ़ते जाने में होता है। इस प्रकार पढ़ने से जो उपलब्धि होती है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तब टॉलस्टॉय का केवल नाम भर सुना था, पर जाने क्यों सबसे पहले मुझे उसी की रचनाओं को पढ़ने का शौक चढ़ाया। मुझे विश्वास था कि भाई साहब ने अवश्य टॉलस्टॉय की पुस्तक संग्रहित कर रखी होगी। खोजते खोजते मुझे टॉलस्टॉय की पुस्तकों की कतार प्राप्त हो गई। देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जैसे अज्ञात रेगिस्तानी प्रदेश में भ्रमण करते हुए लंबा सफ़र तय करने के बाद सुंदर हरे भरे देवदार मंडित पहाड़ों की एक लंबी कतार का आविष्कार मैंने कर लिया हो।
मैं एक एक कर टॉल्स्टॉय की पुस्तक उठाकर 2-3 दिन के भीतर ही पूरा पढ़ डालता था और इस प्रकार केवल 1 महीने के भीतर मैंने टॉल्स्टॉय की अधिकांश पुस्तकें पढ़ डाली। उन पुस्तकों को पढ़ने से मुझे क्या लाभ हुआ, बाद का लेखा जोखा तब तो कर ही नहीं पाया। बाद में अनेक वर्षों तक भी इस संबंध में मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। आज ये सोचता हूँ कि उन्हें पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन पुस्तकों को पढ़ते रहने पर मुझे तत्काल सुख, शांति, आनंद प्राप्त होता था। वह अपने आप में अमूल्य था। इसमें अधिक की कामना किसी बड़ी पुस्तक से नहीं किया जा सकता। उन्हीं दिनों जब मैं पढ़ रहा था तो सबसे बड़ा आनंद एक पुस्तक के आविष्कार में हुआ, और वह पुस्तक थी लेविस, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार द्वारा लिखी महाकवि गेटे की विस्तृत जीवनी। बाद में मैंने बहुत से प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखित गेटे की जीवनी और उनकी कृतियों के संबंध में अनेक पुस्तकें पढ़ी, पर किसी भी पुस्तक से मुझे वह तृप्ति, संतोष नहीं हो सका जैसा कि लेविस रचित गेटे चरित्र था। इसके अनेक कारण थे। लेविस ने यह पुस्तक बड़े ही परिश्रम, लगन और ईमानदारी से लिखी थी। वह स्वयं वाइमार गया था। गेटे के जीवन में वाइमार का वही महत्व रहा है जो शांति निकेतन का रवींद्रनाथ के जीवन में। उसने प्रायः अपनी सभी प्रमुख रचनाएं वहीं लिखी। उसकी मृत्यु के बाद वाइमार यूरोपीय साहित्यकारों का तीर्थ स्थल बन गया। वाइमार जाकर लेविस ने गेटे के जीवन और साहित्य के विशेषज्ञों से जो तथ्य प्राप्त किए पूर्णतः सटीक थे और उनसे एक महाकवि के जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियों पर अमिट प्रकाश पड़ता था। गेटे की लेविस लिखित जीवनी को मैं सैकड़ों बार पढ़ चुका और अघाया नहीं। सैकड़ों बार सुनकर आप चौंकिए नहीं। अत्युक्ति बोलने की मेरी आदत कुछ अवश्य है, पर यहाँ पर मैं शाब्दिक अर्थ में सैकड़ों बार कहा है। गेटे की किसी रचना को पढ़ने का सवाल मेरा नहीं रहा। लेविस की इस पुस्तक में कवि श्री की मूल रचनाओं को पढ़ने की जो चाह मेरे मन के सूखे जंगल में एक छोटी सी लकड़ी की चैली जला दी थी, उससे भड़कीली आग तब शायद शांत हुई जब सारा जंगल ही जंगल जल गया। बाद में मैं 20-21 वर्ष की उम्र में कलकत्ते पहुंचा। तब वहाँ की तत्कालीन इम्पीरियल लाइब्रेरी, जिसका नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी हो गया था, मैं दिन भर बैठे गेटे की रचनाएं एक एक करके पढ़ने लगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा गेटे का बहुचर्चित प्रारंभिक उपन्यास बेरटेर। लेविस लिखित जीवनी में इस पुस्तक और सबसे संबंधित नाटकीय कथा गेटे के जीवन के महत्वपूर्ण प्रेम नाटक का विस्तृत कथा में पढ़ चुका था। उस कथा को ध्यान में रखकर जब मैं गेटे के मूल उपन्यास का पाठ करता चला जाता, तब मेरा सुप्त साहित्य बोध जग उठता और मैं किसी पाश्चात्य आलोचक की टिप्पणी पर ध्यान देते हुए अपने भीतरी बोध से उसका विचारक बन बैठा। वह सारे का सारा उपन्यास डायरी के रूप में लिखा गया था और वह तो सुस्पष्ट था ही, वह डायरी नायक की नहीं बल्कि स्वयं गेटे की थी। तो इस प्रकार मैंने अंग्रेजी से इतर यूरोपीय साहित्य के बीहड़ में प्रवेश किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पहली यात्रा के अनेक संकटों के बीच से होकर सकुशल फिर अपने मन के एकांत और शांत घोंसले में लौट आया।